लास्ट टाइम हमने क्या इंस्टॉलेशन किए थे सॉफ्टवेयर लैब, ठीक है ना। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया था और कोई हमारा सेशन नहीं था। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हमें पाइथन पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों यूज़ करना है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों नीड है हमें उसकी, और क्या होती है, क्या होती है आपके हिसाब से। कोई सी भी लैंग्वेज हो, जरूरी नहीं पाइथन। इवन क्यों नीड है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ओके, इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इसीलिए जरूरत पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि हमें इंटरेक्ट करना है किससे, कंप्यूटर से। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है ना। तो अब हमको मशीन लैंग्वेज तो आती नहीं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है नेचुरल लैंग्वेज, और एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं, अभी हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगेन यही नेचुरल लैंग्वेज से क्या मैं मशीन से बात कर सकता हूँ, किसी भी मशीन से, इवन वो लैपटॉप हो, कोई सी भी मशीन हो, इवन बाइक हो या मोबाइल हो, किसी भी मशीन से क्या मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वैसे कर सकता हूँ किसी मशीन से बात। नहीं, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा था, एक फॉर्मल लैंग्वेज बनानी पड़ी, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, एंड अगेन नेचुरल फॉर्मल लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस क्या होती है, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें भी एक यूज है पाइथन का। तो पाइथन भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अदर देन पाइथन और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो पाइथन ही क्यों। इजी लैंग्वेज इन द सेंस, मतलब याद कर सकते हैं। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज, और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इजी फॉर मशीन लर्निंग नहीं आएंगे। और कोई। हाँ ठीक है, वो भी है एडवांटेज। सिंटेक्स क्या है, ईज है। सिंटेक्स क्या है, ईज है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें मशीन से अगर कुछ बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। अदरवाइज हम आपस में जैसे बात कर वैसे नहीं कर सकते। इवन हम भी अभी अगर सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इवन आपकी लैंग्वेज अगर कोई अगर भी हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे और कोई लैंग्वेज आती नहीं है इसके अलावा। हो सकता है आपको आती है, और अगर आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप भी मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को अलग अलग क्लाइंट, अलग अलग एक्सप्लोरर पे यूज करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो अब उन लैंग्वेजेसों में भी टू टाइप्स होते हैं। वो टू टाइप्स की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। हम्म? एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसके, मशीन के, नहीं, ह्यूमन के। हमारे लिए क्या होती है, इजी होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। बट जो लो लेवल लैंग्वेज है, वो क्या होती है, इजी होती है। वो किसके लिए इजी होती है, वो मशीन के लिए इजी होती है। इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज को भी हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो पाइथन को इस तरीके से डिजाइन किया है क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज है और ईज है सिंटैक्स के लिए, इसीलिए पाइथन हम ज़्यादा यूज करते हैं। पाइथन के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसके कारण हम पाइथन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इवन जितनी भी अभी देखा जाए तो डाटा साइंटिस्ट हो गए, डाटा एनालिटिक्स हो गए, आजकल किसका जनरली मैक्सिमम किसका यूज हो रहा है, पाइथन का। नहीं तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं अवेलेबल हमारे पास, जो कि इंटरप्रेटेड भी हैं
इवन हाई लेवल भी हैं, और थोड़ा बहुत सिंटेक्स का चेंज हो सकता है, बट वो भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। लाइक पुराने जैसे सिंटेक्स नहीं है जो सी में थे, सी प्लस प्लस में थे, जावा में थे, उनसे भी इजी सिंटेक्स दूसरे जैसे पाइथन हो गई, रूबी हो गई, पर्ल हो गई, वो हो गई, इनके थोड़े से इनके भी इजी सिंटेक्स है। बट पाइथन ही क्यों वाइडली यूज है, क्योंकि इन डिमांड अभी अगर देखा जाए तो हर एक प्रोग्रामर किसको सीखना चाहता है, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहता है, पाइथन। क्योंकि यूज केस किसका ज्यादा है अभी, पाइथन का। वर्सेटिलिटी ज्यादा है, पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, इंडिपेंडेंट है पाइथन। इसीलिए हम सबसे ज्यादा किसको सीखना चाहते हैं आज के टाइम में, पाइथन। क्लियर हुआ कि नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस में भी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, अंडरस्टैंड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि हमें इंटरेक्ट करना है मशीन से, आपस में इंटरेक्ट करना है, तो हम किसी भी से भी स्पीक करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट मशीन से स्पीक करके इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगेन, तो व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सिमेंटिक्स। ये बहुत ईज डेफिनेशन और क्रिस्प डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ही आसान भाषा में पूरी पाइथन को समझा दिया एक लाइन के अंदर। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज पाइथन, तो हमें भी कुछ ऐसे ही जवाब देने। क्या होता है, डेफिनेशन बदल सकती है, बट आंसर क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटेड। हमें सामने वाले को क्या करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ भी। उसको पता है, जो आपसे पाइथन के बारे में पूछ रहा है या किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा है, आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको समझाने बैठना है, उसको आता है, उसको क्या है, उसको सब पता है, बट वो क्यों पूछ रहा है, वो देखना चाहता है आपको पता है कि नहीं। तो अपने को कितना बोलना है आंसर, सिर्फ एक शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें कि कवर अप हो जाए, उतना ही आंसर देना है। अगेन उसको समझाना नहीं है कि हाँ पाइथन ये है, पाइथन वो है, जैसा भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। तो क्या क्या होती है, और उसके नीचे एक और डेफिनेशन है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू कंप्यूटर टू दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं, तो पाइथन में ऐसा कुछ अलग सा होता है क्या किसी भी लैंग्वेज से? लाइक मैंने अगर पाइथन का कोड लिखा और जावा का कोड लिखा, तो क्या दोनों में अलग होगा कुछ? सिंटेक्स अलग है, उसके अलावा कुछ अलग है क्या? वो भी लाइक स्टेटमेंट्स, कोड ऑफ स्टेटमेंट इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, जिसको हमने लिखा है लाइन बाय लाइन, और उसको एक प्रोग्राम क्रिएट किया और उसको एक फाइल में रख के सेव कर दिया। पाइथन के साथ भी हम यही करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। तो ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू द कंप्यूटर टू दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी टास्क को करने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और वो जो प्रोग्राम है वो सेट ऑफ लाइंस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लाइंस के सेट्स हो सकते हैं, कोड्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जिसको हम लिख कर सेव कर कर एक फाइल के अंदर रख देते हैं। और फिर जब हमें ज़रूरत है, हम उसको रन करके एक सडन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सभी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है, किसी भी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वर्किंग सबकी अलग अलग होती है हर लैंग्वेज की, बट जो लैंग्वेज है वो वर्क क्या है, सिर्फ उसका सेट ऑफ कोड्स है जिनको हमको लिखना है और एक टास्क करना है। प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं प्रोग्राम? किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एक, अभी अगर कुछ काम करना है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे नहीं करना बार बार वो काम, मैं क्या चाहता हूँ वो काम कौन करे मेरी जगह, मशीन करे। मैं मैन्युअली नहीं करना चाहता, वो कौन काम करे, बार बार अगर करना है तो क्या करे, मशीन करे, बार बार मुझे ना करना पड़े। इसीलिए आज के टाइम में हम देख रहे हैं रोबोट बनाते हैं। क्यों रोबोट बनाते हैं? क्योंकि वो काम हमें ना करना पड़े, वो काम कौन करे, रोबोट करे। वैसे ही हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और वो जो टास्क है, क्या वो पहले से हम सोचते हैं या हमें किसी ने बताया है? अगर किसी ने बताया भी तो उसने सोचा होगा। और उस टास्क को कंप्लीट और कैसे किया जाए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर कोड्स लिखते हैं, जिससे कि क्या हो, एक टास्क परफॉर्म हो सके। मतलब मेन मोटिव यानी मेन मकसद हमारा क्या रहता है, टारगेट क्या है हमारा मेन, कि कोई सा भी एक टास्क हम जो चाहते हैं उसको करवाना, और जिससे हम करवाते हैं वो क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो इसको करता है या बनाता है वो होता है
प्रोग्रामर। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। पाइथन की एक डेफिनेशन में हमारे पास एक वर्ड आता है इंटरप्रेटर। तो क्या होता है इंटरप्रेटर? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, यही होता है इंटरप्रेटर। तो ऐसा क्या खास है इसके अंदर? कोई नई बात? पुरानी बात क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये भी। हाँ, तो इसमें क्या बेनिफिट है? ठीक है, तो वो तो दूसरा अभी कुछ होता होगा, वो भी इसी करता होगा, वो भी इधर तो बताता ही होगा ना कहाँ है। अच्छा, इंटरप्रेटर का कॉम्पिटिटर कौन है अगर बोले तो? कंपाइलर। मतलब देखो, दो ही प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लो लेवल तो होती है। रेदर देन क्या होता है कि जब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अलावा ये जो लैंग्वेज है जिसपे वर्किंग करती है, जो इनका मीडिएटर होता है, इसका एक इनपुट और एक आउटपुट के बीच में, आप यहाँ से क्या देते हैं? इनपुट, वहां से आपको मिला आउटपुट, उसके बीच की जो प्रोसेस है वो कौन करता है? दो लोग मिलकर करते हैं। पहला तो क्या है? इंटरप्रेटर, और दूसरा कौन है? कंपाइलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, नहीं बताता तो है, बट वो क्या करता है? पूरा कोड रन करने के बाद बताता है। इंटरप्रेटर का एक बेनिफिट क्या है हमारे पास, कि जो इंटरप्रेटर है वो, अगर 10 लाइन ऑफ कोड्स हैं तो वो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड, फिर उसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर फिफ्थ लाइन में एरर है तो वो सिक्स लाइन पे नहीं जाएगा, वो फिफ्थ लाइन पे क्या होगा? स्टॉप होगा। देन वहां पे एरर शो करेगा जिसको हमें रिजॉल्व करना रहेगा। अगर फिफ्थ लाइन के बाद भी सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ अगर सही लाइन है, कोड ऑफ लाइन अगर राइट भी है, तो भी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो फिफ्थ पे ही क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। वहीं अगर कंपाइलर की हम बात करते हैं, तो जो कंपाइलर है वो पूरे 10 लाइन ऑफ कोड्स को एक साथ लेके जाता है, देन उसको स्कैन करता है, और उसके बाद हमें क्या देता है? आउटपुट। उस टाइम भी अगर फिफ्थ लाइन में एरर है तो वो हमें शो करेगा कि फिफ्थ लाइन में एरर है, उसके अलावा कहीं एरर नहीं है। उसके अलावा अगर सेवंथ लाइन में भी एरर होता है तो वो हमें बताता है कि फिफ्थ और सेवंथ लाइन में आपको क्या है? एरर है। अगेन, यही चीज इंटरप्रेटर में नहीं होती। अगर आपकी फिफ्थ लाइन में एरर है और सेवंथ लाइन में भी एरर है, तो वो फर्स्ट फिफ्थ पे ही स्टॉप होगा, सेवंथ लाइन का एरर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये तो काम होता है किसका? इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर होता है थोड़ा सा स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर, बट इतना भी स्लो नहीं कि मतलब धीरे धीरे चलता। एज कंपेयर टू कंपाइलर क्या होता है? स्लो होता है। ठीक। अगेन, इंटरप्रेटर को अगर हम ऐसा बोले तो मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, कि पूरे कोड को ना ले जाते हुए सिर्फ लाइन बाय लाइन को लेके जाए और हमें एरर फेस करें। अगेन, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि स्लो है ये। ठीक है। और मेमोरी एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कि एक लाइन रैम में लेके गया तो रन करी, वहीं रहने दी, फिर देन सेकंड लाइन लेके गया उसको भी रैम में रहने दी, फिर थर्ड लाइन लेके गया वो भी रैम में प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोग्राम तो पूरा ही चलेगा ना, तो वो बट एक एक लाइन को रन करके देखता जाता है, और जो लाइन सही है वो वहीं रहती है। देन फिर पूरा कोड रन होता है, उसके बाद वो क्या होती है? सारी मेमोरी खाली होती है। किसमें से? टेम्परेरी मेमोरी से। टेम्परेरी मेमोरी इन द सेंस रैम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? अगेन एक वर्ड है इसमें हाई लेवल का, जो मैंने हाई लेवल का मीनिंग समझाया है कि हाई लेवल और लो लेवल टू लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें हाई लेवल इजी होती हैं ह्यूमंस के रीड एंड राइट के लिए, एंड लो लेवल लैंग्वेज ईज होती है मशीन के लिए अंडरस्टैंडिंग में। अगेन हाई लेवल क्या, मैं जिस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको डिजाइन ऐसा किया है कि उसके जितने भी सिंटैक्स, वर्ड्स, कीवर्ड्स, वो सब क्या हैं? इजी हैं। और अंडरस्टैंडिंग है एज लाइक इंग्लिश। किसके जैसे हैं? एज लाइक इंग्लिश के जैसे ही हैं मैक्सिमम, लाइक फोर, इन, नॉट इन, इज, लाइक दैट। अगेन एक और वर्ड है डायनामिक सिमेंटिक्स। पूरी डेफिनेशन में अगर ये डेफिनेशन आप बोलते हो तो हर एक वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जाता है। अगर आप इस डेफिनेशन में किसी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो उसको क्या करना है हमें?
एक्सक्लूड करना है मतलब उसको लेना ही नहीं अपने डेफिनेशन में। अगर आपको इंटरप्रेटर का मतलब नहीं पता है तो उनको नहीं लेना है। सामने वाला इस पे भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या होता है इंटरप्रेटर, इसीलिए मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ। आगे नहीं तो नीचे वाली आप दे सकते हो एक, लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, खत्म। इतना भी बोल सकते हो, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। अगेन उस टाइम अगर आपको नहीं आता है तो आप अपनी डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। डायनामिक सिमेंटिक्स क्या होता है? डायनामिक सिमेंटिक्स डायनेमिक में जो होता है जैसे वैल्यू जो रहती है जो इनपुट होते हैं वो चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे स्टैटिक होता है उसमें फिक्स रहती है, तो डायनेमिक में चेंज कर सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू जैसे लाइक एक वैल्यू रखी, जैसे एक्स वेरिएबल में कोई वैल्यू रखी 5, तो अगर 5 प्रिंट करा सकते हैं, तो 5 की जगह अगर कोई दूसरा यूजर है उसको और कोई सी वैल्यू रखना है तो और कोई सी भी रख सकते ठीक। और देखो दो टाइप की होती हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायनामिक मतलब वेरी करने वाला, बदलने वाला, ठीक है, और स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। इन ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखा है कि लाइक जावा की बात कर मैं करता हूँ, तो जावा में जब भी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें उससे पहले क्या बताना पड़ता है? डाटा टाइप बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, अल्फाबेट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, देन आगे हम बात करेंगे डाटा टाइप की, डाटा टाइप क्या होते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि ये जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ये किस डेटा टाइप का है। अगर हमने उनको डिक्लेयर करते टाइम बताया है कि ये इंटीजर टाइप का है, तो हम उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो ओनली कौन सी होगी? इंटीजर वैल्यू होंगी। उसके अलावा अदर वो स्ट्रिंग वैल्यू या फ्लोट वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं करेगा। सेम एज इट इज अगर हम बात करते हैं इन पाइथन के, तो पाइथन में क्या होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो हमें उसे पहले से नहीं बताना होता है कि हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप का है। इवन हमें सिर्फ वेरिएबल का नेम देना है, देन उसमें वैल्यू स्टोर करनी या असाइन करनी है। देन जब हम उसमें 5 असाइन करते हैं तो ये किस टाइप की वैल्यू है, किस डाटा टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। तो अगेन हम, पाइथन इज ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि ये किस टाइप का डाटा टाइप है, एज अ इंटीजर। अगेन सेम उसी वेरिएबल में या नेक्स्ट अगेन किसी भी वेरिएबल में हम अगर अल्फाबेट या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि ये किस टाइप का डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, और वो उसको भी एक्सेप्ट करता है। इन अदर लैंग्वेजेस हम अगर इंट बनाते तो हम सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं? ओनली इंट। बट इन पाइथन हम कुछ भी वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इट्स नेवर कंप्लेन कि आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, किस डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या आपने डिक्लेयर करते टाइम क्या डाटा टाइप डिक्लेयर किया है। क्योंकि हम कोई डाटा टाइप भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर पाइथन को कैसे समझ में आता है कि आप किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। क्या समझ में आया इतने सब कुछ से? इसमें जो भी डेटा टाइप आना है पार्टी में वो अपन डाल सकते हैं, उसमें वो शो भी करना रहता है कि किस कौन सा डेटा टाइप डाल रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो बाकी में शो करना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक डायनामिक सिमेंटिक्स है, और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट इन पाइथन में भी वो क्या है? अवेलेबल है। क्योंकि बात अभी हम जो पढ़ रहे हैं पाइथन, तो हम ज़्यादातर बात किसकी करेंगे? पाइथन की। अदर लैंग्वेजेस से क्या करेंगे? छोटा मोटा कंपेयर करेंगे कि क्या होता है। बाकी हमें अदर लैंग्वेज सीखने की कोई नीड नहीं है ऐसी, ठीक है। तो इन पाइथन हमें कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है कि वो कौन से डाटा टाइप का है, ठीक है। तो ये उसको होता है डायनामिक सिमेंटिक्स। इतने में सबको समझ में आया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम टाइम के साथ समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई रोक टोक नहीं है आपको कि आप नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? अपना जो टास्क है जो परफॉर्म करना है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी टास्क, और अगर इनमें नेचुरल लैंग्वेज में बात करता हूँ तो ये जो चेयर है, टेबल है, इनको बनाने से मुझे कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना बना सकता हूँ।
बना सकता हूँ, बट अगेन क्या मैं इतने इज वे में किसी और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ? लाइक अगर मैं बात करूँ एक्टिवा की बात करता हूँ, तो क्या मैं एक्टिवा क्रिएट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बट एक्टिवा नाम से नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही हर एक चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट होती है, तो पाइथन में भी हर एक एलिमेंट बोल सकते हैं, या हर एक आइटम बोल सकते हैं, या एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर एक चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं। और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ये समझते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बट अगेन अगर कोई प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट क्या काम आएगा? प्रिंट प्रिंट कराने के काम आता है। इन इवन हम प्रिंट भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जब भी हम क्रिएट करें, हमारा ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे अकॉर्डिंग हम उसको दे सकते हैं कि वो क्या वर्किंग करेगा। अगर मैं कैलकुलेटर का नाम कैलकुलेटर ना रखते हुए कुछ और रख दूं बनाते टाइम, तो क्या मना करेगा कोई? नहीं, बट उसे समझ में आएगा कुछ? नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि कैलकुलेटर ओपन करो, क्या ओपन करोगे? क्या ओपन करोगे? कैलकुलेटर ओपन करोगे, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन है। इसी से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या कर सकते हैं, हमारी खुद की एक क्लास बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? खुद की एक क्लास बना सकते हैं। उस क्लास के अंदर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम हमारे हिसाब से हमारी एक फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। लाइक ये जो चेयर है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो चेयर एक ऑब्जेक्ट है, ये किस पर्पस के लिए बनी है? बैठने के लिए बनी है। बनाने वाले ने क्यों बनाया है इसको? सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। पर हम जो हैं, हम क्या हैं? हम ह्यूमंस हैं। हमने इसका बैठने के अलावा और भी कई सारे इस्तेमाल किए हैं। लाइक खड़े हो गए, अभी मैंने इस पे रिमोट रख रखा है एसी का, क्या इसने मना करा? नहीं। किसी और ने मना करा? नहीं। तो क्या ये फंक्शनैलिटी है जिस पर्पस से बनाई जाती है, उसके अलावा उसके अंदर जो हम एडिशनल फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक पाइथन के अंदर एक क्लास क्रिएट करूंगा, भले ही चेयर नाम से करूं, उसके अंदर मेरी फंक्शनैलिटी में क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ कि मुझे क्या वर्किंग चाहिए। अगेन क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, हम हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हमारी फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, हमारी मेथड्स दे सकते हैं, हमारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं। क्लियर हुआ? पाइथन की लैंग्वेज क्लियर हुई, पाइथन क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, और दूसरी लैंग्वेजेस से क्या डिफरेंस है। एक और बात आती है यहाँ पे, कल हमने इंस्टॉल करा था पाइथन। ऐसा कुछ याद आ रहा है कल का? क्या है ये? पाइथन प्रॉम्प्ट कहाँ से खोला मैंने? नहीं, अभी कहाँ से ओपन किया मैंने? सर्च विंडो में गया मैंने पाइथन लिखा, वो ओपन हो गया। ये जो पाइथन प्रॉम्प्ट है, आपको समझ में आता है कि पाइथन प्रॉम्प्ट है? इवन मशीन को भी समझ में आता, मतलब मेरे लैपटॉप को भी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पाइथन प्रॉम्प्ट है। बट यही सेम अगर मैं इसको बंद करके, यहाँ पर एक हमारे पास होता है CMD। क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है? ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है मशीन का, जिसमें हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी कमांड दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी हम उसको कमांड देंगे वो उसको समझेगा और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। इवन ये पाइथन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पाइथन का लेना देना पाइथन प्रॉम्प्ट से है। इवन यहाँ पर मैं एक जनरल स्टेटमेंट चलाता हूँ, लाइक 2+2, क्या आउटपुट मिलना चाहिए मुझे? 4 मिल रहा है। विजिबल है क्या स्क्रीन पीछे तक? हाँ, ये वाली स्क्रीन विजिबल है। अगेन सेम कमांड है 2+2, इसको भी समझना चाहिए और इसको भी आउटपुट देना चाहिए मुझे। दोनों में कोई चेंज नहीं।
और इतना तो ये भी समझता ही होगा कि प्लस करना है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चला सकते हैं हम, कमांड चला सकते हैं। अगेन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप जो है पाइथन प्रॉम्प्ट को ही ओपन करें, आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी अपना पाइथन प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो काम सिर्फ कितना है पाइथन प्रॉम्प्ट को, कि पाइथन की लैंग्वेज मतलब पाइथन के जो सिंटैक्स हैं उनको समझना, पाइथन को समझने मतलब पाइथन अपने आप को कैसे समझे, मशीन तो समझ रही है बट पाइथन को अपने आप कैसे समझ में आए कि मैं मेरी मतलब मैं एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो उसको समझने के लिए पाइथन के कुछ क्या है, रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स हैं। सिंटैक्स को हम जनरली इन अगर इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो रूल्स बोल सकते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको फॉलो अप करना रहता है और उसी से वो समझता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है पाइथन के लिए। सेकंड चीज, पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव सेंस कैपिटल स्मॉल, ठीक है, मतलब अगर हमने पाइथन में अगर कुछ स्मॉल में डिक्लेयर करा है और हम कैपिटल में कॉल कर रहे हैं तो वो हमें नॉट डिफाइंड बताएगा, यानी अवेलेबल नहीं है। अगेन अगर हमने कैपिटल में डिफाइन किया है और स्मॉल में कॉल किया है तो अगेन वो अवेलेबल नहीं है। एज इट इज जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें क्या करना रहेगा, उसमें कॉल करना रहेगा, तभी पाइथन को समझ में आएगा कि आपके पास डिफाइंड है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन, तो अगर मेरे मशीन पर पाइथन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो ये मुझे क्या बता देगा कि इज इट अवेलेबल पाइथन वर्जन, इसने बता दिया। लाइक इसके जैसे कुछ दिख रहा है, ये जो फर्स्ट लाइन आ रही थी दोनों सेम इट इज कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखने के बाद आ रही है। अब जब आप पाइथन लिखते हैं तो इसने क्या बताया कि इस सिस्टम पर पाइथन क्या है, इंस्टॉल्ड है। पाइथन का वर्जन उसने बताया कि 3.11.9 इंस्टॉल्ड है मेरे उसमें। ठीक है, अब आप पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो अप करके कुछ भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देंगे पाइथन के वैलिड, तो वो इसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा उस टास्क को। अब मैं यहाँ पे 2+2 दूंगा तो क्या परफॉर्म करेगा, करेगा। इसके पहले नहीं कर रहा था। विंडोज में कोई चेंज है क्या, विंडो वही ओपन है, सेम सेम टैब ओपन है, कोई चेंज है नहीं है। बट कमांड प्रॉम्प्ट किसको समझता है, इसको समझता है। ये कमांड है पाइथन की, चेक करना है या नहीं है। अगर है तो उसमें क्या करना है, एंटर करना है। और पाइथन लिखते हैं तो वो किस में चला जाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर जाता है। ये आपको दिख रहे होंगे प्रॉम्प्ट, तो अब किस में एंटर हो गए हम, पाइथन प्रॉम्प्ट में एंटर हो गए। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम और कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड अगर कुछ लिखते हैं तो क्या इसको समझ में आएगा, नहीं आएगा। सेकंड, अभी तो हमने ये चेक करा कि यहाँ पे पाइथन है या नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट। अगर पाइथन है तो कहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेर, वेर पाइथन। किसने बताया मुझे पाइथन कहाँ पर है, आपके उसमें सब में उसमें अलग अलग आएगा, मेरे उसमें अलग है। तो इससे समझ में आता है कि सी यूजर्स में डेल वैसे तो अभी फिलहाल सबके उसमें यहीं पर होगा, बट ये जो यूजर है ये सबके अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन उससे आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है पाइथन का पाथ। तो आप वहाँ जाके अपनी फाइल चेक कर सकते हैं, अपने .exe फाइल्स या आपने जो भी क्रिएट की स्क्रिप्ट वगैरह वहाँ पे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको इवन लोकेशन पता चली है कि आपका पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है। क्लियर हुआ, ऐसा नहीं है। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या समझ रहा है, ये वाली लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ और जो प्रॉम्प्ट में यूज करूंगा इन दोनों में अब कोई चेंज नहीं रहेगा। किसके बाद से, मेरे पाइथन लिखने के बाद से, दोनों में कोई चेंज नहीं है। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो उसमें पाइथन करके एंटर करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट पाइथन का क्या है ओपन करेंगे, प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे जिसमें आप पाइथन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे मैंने 2+2 दिया था, जो उसने मुझे रिप्लाई दिया है एज आउटपुट, मैंने इनपुट क्या दिया 2+2, तो आउटपुट क्या मुझे दिया 4। इवन इस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस हुई है उसके बारे में हमने बात करी थी, वो क्या थी, इंटरप्रेटर की। ये इसके पीछे का जितनी भी इसके बीच की जितनी भी वर्किंग हुई है
और इस 2 + 2 को जोड़ने में जो भी प्रोसेस लगी है वो किसने करी है, इंटरप्रेटर ने करी है। ठीक है, कुछ टाइम में हो गई, हमें पता नहीं चला ना, उसने हमें बताया कि कैसे करा उसने, बट आप इसको समझ सकते हैं। अगेन ये जो 2 और ये 2 है तो आपको क्या समझ में आता है, ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर वैल्यू, यानी एक न्यूमरिक वैल्यू, आपको समझ में आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगेन ये जो प्लस है ये क्या है, प्लस क्या है, ऑपरेटर। एक न्यू वर्ड अगर हम देखें अभी तक के लिए तो वो क्या है, एक न्यू वर्ड ऑपरेटर। क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जब हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और इन ऑपरेटर्स की भी पाइथन के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम पढ़ेंगे जितने भी ऑपरेटर्स, सिर्फ एक बेसिक देखेंगे कि क्या होते हैं ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एक ऑपरेटर आता है हमारा प्लस, देन एक आता है माइनस, और कौन सा आता है, देखते भी जाना सही कर रहा है कि नहीं, कभी गलत भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अगेन एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आएगा, डिवाइड। डिवाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आ गया, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर हो सकता है अगर सोचे तो, एक एक करके बोलो तो मुझे थोड़ा सा क्लियरिफाई हो कि कौन परसेंटेज बोल रहा है, कौन मॉड्यूलस बोल रहा है, और परसेंटेज से किसका क्या मीनिंग है और मॉड्यूलस से किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ठीक है, और कोई, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का सिंबल क्या है, परसेंटेज। अगेन हम 10/2 जो लिया हमने उसकी जगह हम अब ले रहे हैं 10 मॉडुलस 3। तो ये जो मॉडुलस है क्या है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। पाइथन में परसेंटेज का कोई सिंबल नहीं। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो इवन हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड होती है मैथ्स में, ऑप्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे ही निकालना पड़ेगा। परसेंटेज का सिंबल कैलकुलेटर के जैसे आप यूज नहीं कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में 25% लिख दिया और हमारे पास रिजल्ट आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में परसेंटेज का सिंबल का मतलब होता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस क्या करता है, डिवाइड करता है। बट डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो शो करता है, क्या शो करता है, दोनों भाई क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर शो कर रहा है। इवन उसने क्या शो करा है, 1। तो क्या 3 को 10 से डिवाइड करने पे 1 आता है, नहीं। बट अगर 3 से 10 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जरूर 1 आता है। ठीक है, इसके अलावा एक डिवीजन और अवेलेबल है पाइथन में जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। अगेन एक न्यू वर्ड है, क्या है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर मतलब समझते हैं, आपके घर में कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 4, इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, ऐसे पूछते हैं। इवन दो चीजें होती हैं फ्लोर, तो फ्लोर क्या होता है, अगेन सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 10। सिंबल क्या है फ्लोर डिवीजन का, डबल स्लैश। क्या है, इसको डिवाइड करना है मुझे 3 से। अब जो आंसर आया वो क्या है, तो क्या आउटपुट दे रहा है ये हमें, तो समझ में आया क्या आउटपुट दे रहा है ये, देखो अभी समझ में आएगा जब मैं इसको सिंगल डिवाइड करता हूँ ओनली, क्या दे रहा है ये। तो फ्लोर डिवीजन हमें ओनली क्या रिजल्ट देता है, क्वोशंट देता है। क्या देता है, क्वोशंट। पढ़ा है पहले हमने मैथ्स के अंदर, जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो आता है वो क्वोशंट होता है, नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है।
तो वैसे ही फर्स्ट वाला जो सिंगल स्लैश है वो हमारा डिविजिबल का सिंबल है, जिसमें वो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है? फ्लोट वैल्यू, यानी डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर रहा है विथ डेसिमल के साथ। अगेन जब हम मॉडुलस यूज करते हैं तो वो हमें ओनली क्या दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमें शो करेगा। इस पर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो हम मॉडुलस का सिंबल का यूज करेंगे। डबल स्लैश हमारा फ्लो डिवीजन होता है, तो दिख रहा है इधर पॉइंट के पहले क्या वैल्यू है, तो उसमें फ्लो डिवीजन में हमें क्या वैल्यू थी? 3। अगेन उसमें वो सारा डिवाइड करने के बाद जो भी डेसिमल के पहले की होल नंबर वैल्यू रहेगी वो हमें क्या देगा? एज अ रिजल्ट देगा। क्लियर हुआ है तीनों चीजें? सब में आपको इंटीजर मिला है, इस डिवाइड के अंदर ओनली आपको आउटपुट मिला है। क्या ये 5 सिंगल नहीं आ सकता था? 5 के बाद कोई वैल्यू है? चलो यहाँ समझ में आती है कि 3.33 था तो उसने डेसिमल में दिया, बट अगेन क्या यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू थी? फिर भी 5.0 क्यों आया? 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो डिवाइड है ये हमेशा हमें जब भी रिटर्न करेगा तो ये डेसिमल वैल्यू में रिटर्न करेगा। इसको नहीं पता कि आपके पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है या नहीं है। अगेन अगर हम सिंपल करते तो हम ओनली 5 लिखते हैं आंसर। हमने कभी आज तक ऐसा लिखा है क्या 5.00? नहीं। बट आपने कभी भी अगर बिल देखा हो तो राउंड अप में भी आपके बाद पॉइंट के बाद क्या होता है? 0। इसका मतलब क्या? कि जो आने वाली वैल्यू हो सकती थी वो क्या हो सकती थी? डेसिमल हो सकती थी। इसीलिए मैं पॉइंट के बाद अभी क्या लिख रहा हूँ? 0 लिख रहा हूँ। बट अभी कोई आपकी वैल्यू नहीं है। कई बार हमारे पास जो बिल आते हैं, लाइक वो क्या होता है 5.29, 5.39 या 500 पॉइंट समथिंग, कुछ भी डेसिमल वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे इसके कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो आपकी वैल्यू है वो, अगेन जो मैं आपको रिजल्ट दूंगा डिवाइड के बाद, वो किस डाटा टाइप में दूंगा? फ्लोट डाटा टाइप में दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, डेसिमल में दूंगा। फ्लोट अगेन समझ में नहीं आता है कि हम डेसिमल में, पाइथन के एक डाटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। होल नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं फ्लोट, कैरेक्टर को बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो डाटा टाइप को लेके। तो ये समझ में आए? इसके अलावा एक डाटा टाइप और अगर हम बेसिक देखें तो टू, इसका मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। इसको 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगेन स्क्वायर नहीं होता है, ओनली पावर होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होते हैं। ये डबल एब्स्ट्रैक्ट के सिंबल जो होते हैं ये क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो करते हैं। मतलब फर्स्ट जो आपका होता है, फर्स्ट वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है बेस। अगेन जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हम अगर एक्स वाई के फॉर्म में देखते हैं तो एक्स की पावर वाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रहता है आपका, देन सेकंड आपका रहता है वाई। तो 2 यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से मैं चला जाता हूँ बहुत देर बाद, तो ये चलने के अंदर जाता हूँ 8। ठीक है, क्या आ रहा है? 8। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। मैं 3 एब्स्ट्रैक्ट 2 लिख देता तो ये क्या हो जाता? स्क्वायर। अभी क्या हो गया? क्यूब। सिर्फ हम बोल सकते हैं, बाकी डबल एब्स्ट्रैक्ट का सिंबल का इतना सा मीनिंग है कि आप क्या दे सकते हैं? पावर दे सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट अभी लगेगी। एक और मैथ्स का बहुत फेमस ऑपरेटर है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र नहीं करा। जिक्र इन द सेंस यहाँ पे हमने उसकी बात नहीं की। कौन सा? इक्वल, इजिकल टू, जिसको हम बोलते हैं इजिकल टू। उस सिंबल को हमने यहाँ पे यूज नहीं करा। वो सिंबल यूज नहीं होता है पाइथन में एज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये चीज ध्यान रखना। अगेन हम क्लियर करेंगे जब अगेन आगे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो ये समझ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो वाई पाइथन हमारा एक क्वेश्चन था
जैसे व्हाट इज पाइथन अभी हमने समझा कि इतनी सारी चीजें होती है पाइथन में जो ऑटोमेटिक समझता है, कैसे हम ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, पाइथन की क्या क्या खासियत है। बट पाइथन की नीड क्या है, पाइथन इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये विजिबल है क्या पीछे? हाँ, ऐसा मुझे बता दिया करो थोड़ा। लैंग्वेज ऑफ द करंट इरा, अभी अगर करंट टाइम की बात कर, हमने इस पर चर्चा करी थी कि अभी करंट टाइम में हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हर कोई पाइथन सीखना चाहता है, क्योंकि वो थोड़ी सी इजी है और वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है अभी के जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर। अगेन इसको बनाया किसने था? गाइडो वैन रोस्तम ने नीदरलैंड के अंदर इसको 1991 के अंदर डिस्कवर किया था। मतलब ये कोई लैंग्वेज अभी न्यू नहीं है। ये लैंग्वेज कौन सी है? बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट आसान भाषा में बोल दो, इसका जो चलन है अभी चालू हुआ है, इसके पहले इसको कोई पूछता नहीं था। समझ में आ रही बात? बस वैसी ही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन अभी अगर डिमांड में आई है तो कि पाइथन क्या है, एक न्यू लैंग्वेज है। नहीं, पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट वो क्या थी, इतनी ज़्यादा यूज में नहीं थी। बट अभी जो इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग इसलिए हो रही है क्योंकि ये लाइब्रेरीज पे लाइब्रेरीज क्रिएट करे जा रही हैं, जो कि हमको यूज हो जाती है और इजी हो जाती है यूज करने के लिए, और किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पाइथन में, कि इसके कुछ मेन बेनिफिट्स क्या हैं। इजी टू यूज, जिस पर हमने चर्चा कर ली है। देन कॉन्साइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, इसके सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, जिसमें हमें क्या, तो सीधे लिखना है इंग्लिश की लैंग्वेज में, और वो हमें क्या देगा, एक आउटपुट दे देगा। तो कोई मतलब नहीं है कि आप उसको अगेन ब्रैकेट्स पे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स पे ब्रैकेट्स, ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, कॉलन लगाओ सेमी कॉलन लगाओ उसको। इसमें ऐसा कोई सिंटेक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस कुछ टाइम के लिए ऐसे सिंटेक्स आते हैं, बट वो भी क्या होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं कि कब लगाने हैं। अगेन नहीं भी लगाते हैं तो वो हमें बता देता है बिल्कुल आसान भाषा में कि क्या करना है आपको और कहाँ पे आपका एरर है, और एरर के टाइप्स भी बताता है। वास्ट लाइब्रेरीज, मतलब रिच लाइब्रेरीज, इनके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है इनके लाइब्रेरीज की। अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं, अगेन पाइथन का एडवांटेज, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी यूज करने का, जिसके कारण सब डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिटिक्स इसको यूज करते हैं। हर एक डोमेन, हर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए इसके पास एक क्या है, एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर गेम बनाना है तो गेम के लिए एक अलग लाइब्रेरी है, सिर्फ उसको इंस्टॉल करो, यूज करो, हमारे कोड में कुछ चेंज करो और हमारे कोड में यूज करेंगे, देन वो क्या होगा, रन हो जाएगा। उतना कोड का टाइम हमारा बच जाएगा। इवन उसको कैसे कोड करना है वो टाइम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसीलिए अगेन जैसे गेम के लिए बताया, वैसे ही अगर हमें स्क्रैपिंग करनी है वेब से कोई डाटा उठाना है तो उसके लिए भी इसके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर हमें मैथ्स की कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैथ्स के लिए भी एक लाइब्रेरी इसके पास अवेलेबल है। अब मैथ्स में भी स्टैटिक्स से रिलेटेड अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, तो उसके लिए भी इसके पास एक अलग से लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसको हम बुलाकर और यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि एक्स वाई एक्सिस, देन एक्स एक्सिस में इतने इतने ये लेना है, ये कॉलम्स लेना है, ये वैल्यूज लेना है। अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि एक ग्राफ क्रिएट करना है एक कॉपी पे, कैसे क्रिएट करोगे? एक्स एक्सिस बनाएंगे, देन हम वाई एक्सिस बनाएंगे, देन उस पर पॉइंट बनाएंगे, किस रेंज के पॉइंट्स हैं वो बनाएंगे, अगेन उसको कहाँ तक लेके जाना है वो बनाएंगे। देन अगर हिस्टोग्राम बनाना है या अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाना है तो अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक बनाते थे हम पहले दो एक साथ एक पॉइंट पे दो, एक रेड एक ग्रीन, वैसे हम कुछ बनाते हैं। वैसे ही सेम चीज काम इसमें हो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ क्या देनी है, वैल्यू देनी, किसके ऊपर बनाना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी है, वाई एक्सिस की वैल्यू देनी है। इसके बाद इसका सब कुछ डिफाइंड रहेगा। आपको सिर्फ बताना है कि कैसे बनाना है, ये चार्ट आपको क्रिएट करके दे देगा। बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है, जितने चार्ट्स आपको नहीं आते हैं उससे भी ज़्यादा चार्ट्स इसके पास क्या हैं, अवेलेबल है। वो चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे डोनर चार्ट हो, चाहे स्टेक बार चार्ट हो, कॉलम बार चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, डायग्राम, किसी भी, एवरीथिंग ऑफ चार्ट इज अवेलेबल। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जितने भी चार्ट होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, इवन वो सब क्या है इसके पास अवेलेबल है। एक पर वो सब कहाँ पर है, एक लाइब्रेरी के अंदर। किसी ने वैसे कोड लिख रखे हैं, जो कोड हमको लिखना थे वो कोड किसी ने पहले से लिख रखे हैं, उनको किसी फाइल में सेव करा और उन सारी फाइल्स को एक पैकेज के अंदर डाल दिया, और उस पैकेज का नाम दे दिया है ग्राफ से रिलेटेड। जैसे अगर मैं नाम लूँ मैटप्लॉटलिब,
तो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी बना दी है जिसने उसके अंदर सारे ग्राफ्स वाले मॉड्यूल्स रख दिए हैं कि ये ग्राफ के मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है जिनको आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। समझ में आया? वैसे ही हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मैथ्स, क्या होती है? इंपोर्ट मैथ। मैथ मतलब कर दो, पीछे से कर दो, बंद, पास कर दो। ठीक है, मतलब इंपोर्ट मैथ। तो मैथ से क्या नाम, मैथ नाम से क्या क्लियर हो रहा है? मैथ्स, इवन तो मैथमेटिक्स पूरा नाम लिखते हुए सिर्फ इंपोर्ट मैथ। क्या कुछ हुआ? नहीं, बहुत कुछ हो गया। मैथ, मुझे कैसे पता कि क्या हो गया? तो अभी मैथ नाम का एक पैकेज या लाइब्रेरी बोल सकते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं, जो मैंने क्या करा है, इंपोर्ट करा है, जो पाइथन में पहले से क्या है, अवेलेबल है, जिसको मैंने क्या करा है, इंपोर्ट कराया है, काय के लिए, मेरे यूज के लिए। अभी कौन कौन है इसमें जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको थोड़ा समझ में आता है, और अगर नहीं भी समझ में आता तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन या तो हम क्लास के बीच में डिस्कस करेंगे या क्लास के बात करेंगे। इंपोर्ट मैथ, मैथ करा, मैथ मॉड्यूल, तो DIR मैथ। DIR मतलब एक डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ मैं, किसकी, मैथ मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है इस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? इसमें से बहुत सारी वर्ड्स या बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, पर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप समझ सकते हैं इजी। जैसे कि साइन, साइन सबको समझ में आता है कि क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है कि साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा सब है इसमें, tan थीटा भी है। अगेन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, सुन तो रखा है, स्क्वायर रूट ठीक है ना, वो ऐसा कुछ बनता है जिसमें मतलब टू की पावर से रिलेटेड रहता है, जिसमें हम जैसे अभी हमने टू एब्सेक्ट एब्सेक्ट थ्री करा था या थ्री एब्सेक्ट टू करा था ये वाला, तो इसने हमें 9 दिया था। अगर हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आएगा, 3, मतलब 3 × 3, 2 बार एलसीएम लेके जो हम फैक्टर निकालते थे बेसिक, तो स्क्वायर रूट समझ में आता है। अगेन इसमें और क्या समझ में आता है हमें, फैक्टोरियल समझ में आता है, कहीं होगा एफ सम, पावर, कहाँ है पावर? ट्रंकेट भी एक चीज हो सकती है, क्या है ट्रंकेट, क्या होता है? ट्रंक मतलब ट्रंकेट होता है, रेडियस। एक यहाँ पर और चीज है, पाई। पाई तो सबको समझ में आता होगा बहुत इजी तरीके से, क्या होता है पाई? एक सिंबल ऐसा देखा होगा आपने, एक लाइन और नीचे कौन से हिंदी का कौन सा लेटर शो करता है, वो पाई है ना। कुछ ध्यान आ गया, इमेज ध्यान आ गई आपको पाई की? अब पाई की अगर इमेज ध्यान आई है तो इसका मैथ बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, 10 तक तो सबने पढ़ेगी, कोई नहीं बोल सकता कि हमको नहीं पता। वो बात अलग है कि भूल जाएंगे तो याद आ जाएगा। तो पाई की कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है डेसिमल में बताना? ठीक है, 22/7 तो आपको बता देगा, तो 3.14। तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है? मॉड्यूल का नाम, डॉट, किस एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं हम, पाई। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? आ गई वैल्यू 3.14, यही वैल्यू होती है पाई की। एक मैथ्स का बेसिक फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, क्या होता है? 2πr। अब मैंने सर्कल का इसलिए लिया क्योंकि उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, पाई, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक सर्कल है जिसका फॉर्मूला क्या है, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ, 2 × पाई। तो 3.14 मुझे वैल्यू नहीं मालूम, या 3.14 मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँ, 22/7। उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैथ डॉट पाई।
अगेन मल्टीप्लाई 2 पाई r, तो r से क्या सेंस है, रेडियस, तो रेडियस क्या है अभी के लिए मैं 5 समझ लूँ। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या इसमें पाई की जगह अगर कुछ और भी मेरे को मॉड्यूल, समझ में आ रहा है कितना इजी हो रहा है यूज करना, इतना यूज हो रहा है कि मैं सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसके किसी भी एट्रीब्यूट को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। यहाँ बीच में मैथ डॉट पी वाई की जगह, पी आई की जगह मुझे क्या लिखना होता, 3.14 22/7, या तो फिर अगर मुझे नहीं पता है तो ढूंढो बैठ के क्या करना, आसान, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैथ डॉट पी वाई। वैसे ही यहाँ पर एक और है, पी डब्ल्यू एस आई थिंक पावर के लिए है, साइन, तो मैथ डॉट साइन, साइन किसका 60, तो साइन 60 की क्या आ जाएगी, हमें वैल्यू थीटा देना पड़ता है साइन थीटा, तो लाइक साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दे रहा है जो कि माइनस में दे रहा है। आई थिंक दोस्तों क्यों दे रहा है, ये खुद की होगी, सब दिख रहा है, ये विजिबल है नेगेटिव में। हाँ, कैलकुलेशन मुझे नहीं पता कि कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है ये, इवन चार्ट तो मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल वैल्यू का, बट आप वैल्यू को भी कैलकुलेट करना अगर इन केस जो भी दे रहा है बट वो सही दे रहा है वैल्यू, वो गलत नहीं दे रहा हो। साइन 60 अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो साइन 60 की वैल्यू हमें दे रहा है। सेम हम साइन यूज कर सकते हैं, और मैं दो यू एंड 3 अगेन 1.2345, ये फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हटा देना, ठीक है। 2 बार इसलिए लिखा कि समझ में आ जाए, तो 1 तो राउंड फिगर कर दिया होगा, ऐसा कोई राउंड फिगर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू को सारी को ट्रंकेट कर देना यानी डिलीट कर देना, और अगेन सिर्फ हमें क्या देना, एक पूर्ण नंबर देना। ये मैंने ट्रंकेट यूज करा तो इतना इजी हो गया, अगर मैं ट्रंकेट यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, कैसे हटा सकता था मैं वैल्यू, इस 5.2345 जो एक मैंने वैल्यू ली है, इस वैल्यू को मुझे इंटीजर यानी होल नंबर में बदलना है, ट्रंकेटेड करना है 2345, तो कैसे करता हूँ, तो डबल स्लैश लगाता तो मुझे डिवाइड करना पड़ता इस पूरी वैल्यू को किसी और से, और यहाँ पे ट्रंकेट का काम सिर्फ मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे डेसिमल के बाद वाली सारी चीजें हटानी है और उसको एक होल नंबर में बदलना है। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल का मतलब समझ में आया कितना इजी, कि सिर्फ एक मॉड्यूल जो हमें लग रहा है कि वो उससे रिलेट करता है, उसको उठा के उसका जो भी एट्रीब्यूट या मेथड यूज करें, फंक्शन यूज करें, और उससे रिजल्ट हमारा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है अभी समझना, कि ये क्या कर रहा है, सारी वैल्यू ट्रंकेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रंकेट में यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे या तो कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ता, अलग 3-4 लाइन का बनाना पड़ता, जो ट्रंकेट वाले ने बनाया है वो मुझे बनाना पड़ता, कि एक मॉड्यूल उसको क्रिएट करके उसको बनाना पड़ता। वैसे ही आप भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यही है कि आप भी अपना मॉड्यूल क्रिएट करके उसको दे सकते हो और सेव कर सकते हो, जो कि लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगर ये मैथ नाम से है तो इसमें देखो सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेथड्स हमें दिखाई दे रही, सब कौन से किससे रिलेट करती हैं, मैथ से रिलेट करती हैं, किससे रिलेट करती हैं, मैथ से रिलेट करती हैं। समझ में आया कि मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस हम क्यों बनाते हैं और क्या यूज है इसका, और क्यों इतना लोग पाइथन चाहते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, सिम इंपोर्ट करो, यूज करो, अपना काम करो, जो हमें चाहिए वो मिल गया। हमें ट्रंकेट के लिए कोई अलग से बनाना नहीं पड़ा, पावर के लिए कोई अलग से बनाना नहीं पड़ा, पाई के लिए कुछ अलग से बनाना ना पड़ा। इतना क्लियर है। अगेन तो ये तो हमारी वास्ट लाइब्रेरी से रिलेटेड इतना बड़ा टॉपिक था कि हाँ इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज, इन यानी गेसिंग्स या पता करके आना कि इसके पास कितनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है पाइथन के पास।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पता करके आना कि कितनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अभी फिलहाल अगर हम सोच सकते हैं तो कितनी सोचते होंगे कि कितनी लाइब्रेरी है इसके पास? 7 8, 10 15, 100 1, 200 300, 10 के तो नाम अभी मैं गिना दूँ। तो लाइब्रेरी पता करके आना कितनी, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज इसके पास अवेलेबल है। बट एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट करके आना, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है और हर एक चीज के लिए एक अलग अलग लाइब्रेरी पैकेजेस इसके पास अवेलेबल है, और उन लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल है जो हमें सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, यूज करना है, देन खोलना है। और जो हम जिसका जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसी को इम्पोर्ट करना है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको इम्पोर्ट करना है। Other than Python advantages, portability, versatility and large user base. Large user base का मीनिंग समझाना है क्या होता है? लार्ज यूजर बेस, कितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ पर? अप्रोक्स बता दो। 7 8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट में से अगर 8 पाइथन पढ़ रहे हैं और 2 नहीं पढ़ रहे हैं तो लार्ज यूजर बेस किसका हुआ? तो उन 2 को भी क्या करना पड़ेगा अभी, नहीं तो फिर इस क्लास से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। अगली क्लास में आना जब जो चलेगा फिर, या तो एसक्यूएल चले, पावर बीआई चले, जब आना। अभी यहाँ अगर बैठे हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर ये क्लास क्या चल रही है पाइथन की, अगर पाइथन के अलावा यहाँ पे अगर पावर बीआई या एसक्यूएल की क्लास चलती है या जावा की क्लास चलती तो क्या आप लोग बैठे रहते हैं? नहीं बैठते। अगर आपको जावा पढ़ना है तो बैठते, अदरवाइज नहीं बैठते। बट मेजोरिटी क्या होती है कि किसकी ज्यादा हो रही है, तो इन अभी लार्ज डेटाबेस किसका है? पाइथन का। अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें जितने भी डाटा साइंटिस्ट हो गए हैं, मशीन लर्निंग वाले हो गए हैं, वो सब क्या चाहते हैं? पाइथन। क्योंकि इजी है उनके लिए, तो उनके लिए अगर इजी है, और अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हो और वहां पर कोई पाइथन यूज कर रहा है तो वो अगला जो भी किसी एम्प्लॉय को अगर भर्ती करता भी है तो वो किसके लिए करेगा? पाइथन के लिए करेगा। और आपको तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, नहीं बोल रहा हूँ, जावा आती हूँ, सी आती हूँ, C++ आती हूँ, रूबी आती हूँ, पर्ल आती हूँ, वो आती हूँ, सारी लैंग्वेजेस आती है, बट पाइथन ही नहीं आती। तो क्या आप उस कंपनी में जा सकते हैं? किसी काम के नहीं हो आप वहाँ पर। तो लार्ज यूजर बेस का मतलब ये होता है कि पाइथन का बहुत बड़ा एक यूजर बेस है, कि आज के टाइम में पाइथन बहुत से लोगों को आती है और वो उस पर वर्किंग करते हैं। देन इसीलिए हमको भी क्या करना है, सीखना पड़ रही है पाइथन, क्योंकि हमको क्या सीखना पड़ रहा है, दूसरी लैंग्वेज सीख जाते हैं। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट का मीनिंग ऐसा है कि आप जो पाइथन है उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कहीं पर भी मतलब घर में भी यूज कर सकते हैं, कोचिंग में भी यूज कर सकते हैं, इन एवरी सिस्टम। कहीं पर भी से क्या मतलब है? इन एवरी सिस्टम। लाइक किसी भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, चाहे आपका विंडोज हो, चाहे आपका लिनक्स हो, यूनिक्स हो, ओएस हो, आईओएस हो, कुछ भी हो, किसी पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सबके लिए ये क्या है, इजी है, पोर्टेबल है, कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, और कोई आपको ये कोई इतना बड़ा रेज नहीं करेगी। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बट उसके बाद भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी हर एक सिस्टम के लिए। ठीक है, देन फ्री एंड ओपन सोर्स। तो फ्री एंड ओपन सोर्स से क्या मीनिंग है? कोई भी यूज कर सकता है, ओपन सोर्स है। क्या इसके पहले वाले सेशन में किसी ने पाइथन डाउनलोड किया, उसको पैसे देने पड़े? बढ़िया पढ़ने के लिए देने पड़े? देने पड़े ना। बट पाइथन यूज करने के लिए देने पड़ेगा किसी को पैसे? तो वो सबके लिए क्या है, अवेलेबल है, फ्री है। तो इसीलिए बोला जाता है पाइथन की फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब सबके लिए ओपन है, कोई भी आओ अपना यूज कर सकता है, किसी को भी कहीं कोई पैसे नहीं देना है। इवन पाइथन यूज करो या उसकी कोई सी भी लाइब्रेरी यूज करो, कोई पैसे नहीं है। हाँ, और पाइथन जिसके ऊपर यूज करना है उसके पैसे देना है। लाइक मशीन हो गई, कोई अदर मशीन हो गई, या जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उन्होंने कोई वर्चुअल मशीन ली है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लिया है जिसमें पाइथन का यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे ना। ऐसा मत बोलना कि वहाँ फ्री था तो वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ अपनी अपनी कंडीशन है। ठीक है, तो एक मीनिंग हो गया फ्री और एक मीनिंग हो गया ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब सभी के लिए ओपन है, विथ विथ सोर्स कोड। किसके साथ अवेलेबल है? सोर्स कोड के साथ अवेलेबल है। फ्री की अगर मैं बात करता हूँ तो पाइथन तो सबको समझ में आ गया कि फ्री है, हम सब ने डाउनलोड कर ली, यूज कर रहे हैं। क्या व्हाट्सअप
सब डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप के किसी ने पैसे दिए तो व्हाट्सएप भी क्या है, फ्री है, सभी के लिए फ्री है। कोई ऐसा है जिसने व्हाट्सएप के लिए पैसे दिए हैं? नहीं। तो वैसे हमने पाइथन के लिए भी नहीं दिए। बट क्या पाइथन ओपन सोर्स है? तो बट पाइथन ओपन सोर्स है और व्हाट्सएप जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ मीनिंग अलग कैसे हो गया? यहाँ मीनिंग अलग कैसे हो गया? अभी तक तो मीनिंग क्या था, सेम था फ्री और ओपन सोर्स का, कि सबके लिए अवेलेबल है और फ्री है, किसी को कोई पैसे ना देना पड़े। बट व्हाट्सएप के साथ भी तो हम यही कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप ओपन सोर्स क्यों नहीं है? उसका क्या रीजन है? रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट? व्हाट्सएप की बहुत रिक्वायरमेंट है आईटी में। आज के टाइम में मैं तो तुम लोगों को ग्रुप बना के मैसेज यूज पे कर रहा हूँ। और इवन व्हाट्सएप की नहीं है तो आईटी में स्काइप है, स्लैक है, दूसरे टूल्स हैं ऐसे। टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक कि आप ओपन सोर्स से मीनिंग ये समझो कि पाइथन जिसमें लिखा गया है ना, पाइथन भी एक लैंग्वेज है तो किसी कोड में तो लिखी गई होगी, तो वो कोड हमारे पास अवेलेबल है और उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बट आप व्हाट्सएप को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। व्हाट्सएप का लोगो चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता। बट मैं पाइथन के साथ कर सकता हूँ। पाइथन का मेरे पास इंटरनेट पे सोर्स अवेलेबल है जिससे पाइथन बनी है, उसको मैं डाउनलोड करके उसका कोड मतलब जो लिखा गया है ना, व्हाट्सएप का किस कोड में लिखा गया है, व्हाट्सएप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिखी गई कि आप देख सकते हो उसका कोड। अगर देख सकते थे तो व्हाट्सएप को चेंज करके उसके जैसी और भी एप्लीकेशन बन सकती हैं। अगेन हम पाइथन का सोर्स कोड देख सकते हैं कि पाइथन कैसे बना है, और उस सोर्स कोड को यूज करके हम उसको कस्टमाइज करके हमारा कुछ भी बना सकते हैं, या हमारे हिसाब से पाइथन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक न्यू लाइब्रेरी बना के पाइथन को दे दो, अगर आप समझ सकते हैं तो। अगेन वो भी एक कंडीशन है। तो ओपन सोर्स और फ्री से यही डिफरेंस है दोनों का, कि ओपन सोर्स और फ्री क्या होता है। फ्री तो सब कुछ है आज के टाइम में, सब जाओ नेट पे सब कुछ फ्री मिल जाता है, कुछ भी डाउनलोड करो यूज करो। बट ओपन सोर्स से क्या है, कोई भी चीज का कोड हमारे पास अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तो ये तो क्या थे एडवांटेज ऑफ पाइथन से सारे। अब यूज क्या होते हैं पाइथन के, किस किन 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 चीजों में यूज आती है पाइथन? तो पाइथन यूज होती है वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और मैथ्स की कोई कैलकुलेशन हो सकती हैं उसमें यूज होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन क्या है, बट ये तो अदर लैंग्वेज भी कर सकती हैं। बट वही पुराना बैकवर्ड इतना दिमाग में रख लो कि क्या होता है, इसके लिए ज़्यादा यूज है। बट पाइथन भी ये वर्किंग कर सकती है कि वेब डेवलपमेंट कर सकती हैं, मतलब वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकती हैं। अब देखो एप्लीकेशन हमारे पास टू टाइप्स की, अगर हम बोले तो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है वेब एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चलती है, जो ऑनलाइन चलती है। अभी आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट पे अगर मैं जाऊंगा तो वेबसाइट मतलब वेब एप्लीकेशन हो गई है, वहां पे भी सेम चीजें आपको मिलेगी। एक टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके, आईआरसीटीसी क्या होता है सबको पता है, ट्रेन वाली, ट्रेन बुकिंग वाली। अगेन क्लियर कर दूं, आईआरसीटीसी मतलब ट्रेन वाला, ट्रेन की जो वेबसाइट है जहाँ पर हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं। तो ठीक है, तो हम नेट पे इंटरनेट पे जाके कर सकते हैं, उसके लिए हमको एप्लीकेशन की जरूरत है क्या? नहीं। तो एक वेब एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है वेबसाइट के रूप में, जहां पर हम जाके टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके पीछे कोई भी प्रोग्रामिंग चल रही है उस समय कोई अंदर नहीं हो, किसी भी लैंग्वेज में चल रही हो, चाहे उसी में चले, चाहे पाइथन में चले, चाहे जावा में चले, किसी में भी चले, उस समय कोई लेना नहीं। पर वो एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। अगेन हमारी इस लोकल मशीन पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सब क्या होती है, स्टैंड अलोन होती हैं। स्टैंड अलोन मतलब यहाँ पर उसका कोई नेट से कोई लेना देना नहीं, आपने एप्लीकेशन बनाया, इसमें इंस्टॉल करा, और आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल उसका क्या है, कैलकुलेटर इसमें अवेलेबल है। कैलकुलेटर से कोई इंटरनेट क्या कोई लेन देना है, वो भी एक क्या है, एप्लीकेशन है, जिसको हम इजी वे में यूज कर सकते हैं। उसका एक हमें इंटरफेस दिखता है, उस इंटरफेस में उसकी जो वर्किंग है हम उसको कर लेते हैं, हमें कैलकुलेशन करनी है हम कर लेते हैं। उसको कोई लेना देना नहीं पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एप्लीकेशन कैसे बनी। हाँ, बट किसी प्रोग्रामर ने हमें एक एप्लीकेशन ऐसा बना के दे दिया है जिसको हमारे मशीन पे इंस्टॉल्ड है, और हम उसको क्या कर सकते हैं,
यूजर यूज कर सकते हैं, कितने भी टाइम यूज करो, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। वैसे वेब एप्लीकेशन होती है और एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, और वेब एप्लीकेशन जो हम वेब पे यूज करते हैं। अगेन दोनों क्या है, एप्लीकेशन है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना माइनर सा डिफरेंस है। देन अगेन मैथ्स के लिए यूज होता है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसमें। अभी तक के इतने पूरे कहानी में किसी को कोई डाउट है? मुझे हुआ तो क्लियर कर दोगे? तुम लोगों का नहीं है तो मुझे हुआ तो क्लियर कर दोगे? तुम्हारी आवाज तो निकल रही है किसी में। कौन कौन बोल रहा है? तीन बोल रहे हो ना? बाकी 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 नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा? ठीक है, कभी ट्राई करूंगा मैं ऐसा पूछने की आप लोगों से। आज तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आंसर दे देंगे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं आज तो। बट अगेन अगले सेशन में मैं पूछता हूँ कि क्या होता है, तो जब देखते हैं कि कितने लोग आंसर देते हैं। एक चीज़ और हमें देखनी है यहाँ पर कि इंटरप्रेटर जो मैंने बताया था उसकी वर्किंग क्या होती है। अभी मैंने एक ओपन सोर्स से नाम लिया था सोर्स कोड का, वहाँ पे एक वर्ड आया था सोर्स कोड, तो सोर्स कोड मैंने बताया था क्या होता है। तो अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करता हूँ, तो जो इंटरप्रेटर है, हमने इनपुट दिया, वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ये तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको मैं इनपुट देता हूँ वो हमें आउटपुट दे देता है। इनपुट डिवाइस हमको पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड माउस होते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रिंटर और फैक्स मशीन हो जाती है आउटपुट डिवाइस। सबको पता है ये सब कुछ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वैसे ही सेम हमारी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक पाइथन, जिसमें हम एक इनपुट देते हैं और वो हमें एक आउटपुट देता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, एक इनपुट दे रहे थे, ये 2+2, जिसका हमें आउटपुट दे रहा था। बट वर्किंग क्या हो रही थी इसके पीछे, कि इसमें जो वर्क कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। अब वो प्रोसेसिंग कौन करता है, अभी मैं बोलूँ कंपाइलर करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटरप्रेटर के अंदर भी क्या होता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर, कंपाइलर के बाद एक वीएम होता है। वीएम मतलब, टेक्निकल वर्ड्स भी थोड़े सीखते जाओ, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कि हमारे कोड को चेंज करने के लिए यूज में आती है। तो फर्स्ट अगर इजी लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो एक था हमारे पास इनपुट। इनपुट से हमारा जो भी कोड था वो कहाँ गया, इंटरप्रेटर में गया। इंटरप्रेटर में जो भी उसके साथ होना था, प्रोसेस होना था, किसी भी लैंग्वेज में उसको चेंज करना था, चेंज करा। देन उसका वो कहाँ हमारे पास आ गया, वापस आउटपुट आ गया। बट इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, जो हम देते हैं एज अ ये क्लाइंट प्रॉम्प्ट एक्सप्लोर कुछ भी कंसोल जो बोलना है आपको, कुछ भी बोलो इसको, काली सी स्क्रीन को जिसपे हम एक इनपुट दे रहे हैं, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड को लेके जाना। स्क्रिप्ट यानी सोर्स कोड को क्या करना है, सिर्फ वहां तक लेके जाना प्रोसेस करने के लिए। यहां से ये 2+2 को लेके गया इसमें इंटरप्रेटर के अंदर। अब इंटरप्रेटर के अंदर था एक कंपाइलर जो कि इसको क्या करता है, कंपाइल करता है। और वो कंपाइल किसमें करता है, बाइट कोड में करता है। किसके लिए, वर्चुअल मशीन के लिए। किसमें करता है, तो सोर्स कोड को हम चेंज करते हैं किसमें, बाइट कोड में। क्योंकि मैंने ऐसा बोल दिया कि पाइथन इजी है लैंग्वेज, इंग्लिश सिंटैक्स है, तो इसका मतलब क्या, मशीन मेरी इंग्लिश समझने लग गई। मशीन तो क्या समझ रही है अभी, मशीन लैंग्वेज ही समझ रही, वो तो उसको कोई मतलब नहीं है पाइथन है कि क्या है, कुछ नहीं है उसके लिए। तो वो क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में है, 0 और 1। क्या आप लोगों को समझ में आता है 0 1? नहीं। वैसे मशीन को भी समझ में आ रहा, तो मैंने अगर इंग्लिश में लिख दिया 2+2, तो इसको क्या समझ में आया है, चलो इंटरप्रेटर भी समझ गया। तो इंटरप्रेटर सिर्फ एक पार्ट है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। बट इंटरप्रेटर के अंदर भी होता है कंपाइल, जो कि सोर्स कोड को कंपाइल करता है किसमें, बाइट कोड में। बाइट कोड को देता है वर्चुअल मशीन को, ताकि वो उसको क्या करे, प्रोसेस करे। देन उसके बाद वो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है ऐसा कोड। क्या मिलता है, ऐसा ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड हो गया, जो कि एज आउटपुट हो सकता है। ऑब्जेक्ट कोड हमारा स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि सोर्स कोड के बाद हम जो दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कोड हो सकता है, क्योंकि पाइथन के अंदर हर एक चीज क्या है, हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट।
ये जो 2 है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगेन जो एक आउटपुट आ रहा है 4 वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया इंटरप्रेटर की वर्किंग, समझ में आया कि कैसी होती है इंटरप्रेटर की वर्किंग। उसके अंदर भी कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है, बाइट कोड में चेंज करता है, वही 0 1 के फॉर्म में, देन फिर प्रोसेस होता है, वो हमें आउटपुट दे देती है वापस कन्वर्ट करके, हमारे उसमें वापस कन्वर्ट करके सोर्स कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में बना के। समझ में आएगी वर्किंग? और कोई, किसी को कोई डाउट? वर्किंग इंटरप्रेटर की ऐसी होती है कि आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो जो इनपुट है वो एज अ सोर्स कोड जाता है काय में, इंटरप्रेटर में। अब इंटरप्रेटर एक बॉक्स समझो, उस बॉक्स के अंदर एक कंपाइलर है, देन एक वीएम रखा हुआ है। देन वो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जो भी आपने सोर्स कोड दिया, इनपुट दिया है, उसको कंपाइल यानी उसको चेंज करता है किसमें, बाइट कोड में। बाइट कोड मतलब 0 1 के फॉर्म में चेंज करता है, ताकि कौन समझे, मशीन समझे। हमारी ये मशीन समझ सकती है क्योंकि वो ओनली कौन सी लैंग्वेज समझती है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दिया, देन उसने प्रोसेस किया और हमें वापस आउटपुट दिया। और वो आउटपुट हमें वापस किस फॉर्म में मिलेगा, ऑब्जेक्ट कोड के, और वो हमें शो हो जाएगा रिजल्ट हमारी लैंग्वेज में, आउटपुट। तो इंटरप्रेटर की प्रोसेस कितनी आती है, सिर्फ इनपुट, इंटरप्रेटर और आउटपुट। बट इंटरप्रेटर के अंदर भी दो एक स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्ट है, सॉरी कंपाइलर, कंपाइल, कंपाइलर बोल सकते हैं, देन वीएम, देन उसके बीच में एक बाइट कोड वाला सिनेरियो है, वो भी चलता है। क्लियर? जैसे सेम कंपाइलर का यही है कि कंपाइलर करता है ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड से चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज से फिर हो जाता है आउटपुट आता है। तो यही सेम प्रोसेस इंटरप्रेटर में होती है। क्लियर हुआ ये सब कुछ? और किसी को कोई डाउट इसमें? एक और मॉड्यूल बता दूं क्या? एक मॉड्यूल था इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग बोलो, STAT स्टैटिस्टिक। हाँ ये तो नहीं है, स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा क्या मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स DIR का, DIR करके देखेंगे इसमें कुछ आ रहा है क्या। हाँ अभी तो फिलहाल वही लिखा है। एक मिनट देख ले रहा हूँ ना मैं क्या आ रहा है उसमें। स्टैटिस्टिक्स एक मॉड्यूल हमारा, एक टॉपिक है, बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस टॉपिक है मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स। वो स्टैटिस्टिक्स में एक अलग से मॉड्यूल अवेलेबल है हमारे पास, एक अलग से पैकेज अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने मैथ यूज़ करा था तो क्या इसमें सारा मैथ आ गया पूरी दुनिया भर का अपना, जितना हमने आज तक पढ़ा था सब आ गया क्या इसमें? नहीं आया। इसमें से क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स ही यहाँ पर ही। अगेन मैथ से रिलेटेड एक एट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, सॉरी स्टैटिस्टिक्स, जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, और उसके अंदर जब हम चला रहे हैं तो अब आपको ये इसमें से कुछ नाम जाने पहचाने दिख रहे होंगे, लाइक एक तो ये मोड मुझे जो दिख रहा है, और ये मीन, एफ मीन देख लो, रिड्यूस, रिपीट, स्क्वायर रूट, इसमें भी आ गया स्क्वायर रूट होता होगा, इसको छोटा करूंगा तो वो दिखेंगे शायद। ये रहा मीन, मीन के अंदर भी हमारे पास मैथ है, यहाँ पे लॉग है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो सबको पता होगा, STD, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बायस वेरिएंस भी है इसमें, कि वेरिएंस भी हैं इसमें, फ्लोट, नेम, नंबर्स, पोस्ट डिवीजन, पी वेरिएंस, क्वांटाइल्स, कुछ सुने सुने नाम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब कुछ है इसमें अवेलेबल। और इसमें मैटप्लॉट भी मेरे हिसाब से नहीं होगा अभी, तो उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है। क्या करना पड़ता है, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है। अभी ये जो मैंने दिखा रहा था छोटे मोटे मॉड्यूल्स और पैकेजेस, ये क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इसमें। अगेन अगर मैं पूरी मिनिमम की अगर बात करूँ तो 10,000 अगर लाइब्रेरी हैं तो वो 10,000 अगर एक साथ आएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा। और मतलब क्या है फिर, जब सारी लाइब्रेरीज आ ही रही हैं तो लाइब्रेरीज अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है, नीड क्या पड़ी, इसीलिए कि जिसका यूज है सिर्फ उसी को बुलाओ।
तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड होती है, कुछ हमें बाद में क्या करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है, बट एज अ वर्क इसमें करती है पाइथन की, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे से हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर क्या वर्किंग होती है, पाइथन के अंदर क्या क्या रूल्स और क्या क्या सिंटैक्स हैं। अभी तक के सबको क्लियर है? आगे तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।